सीपीओ के अलावा मैंने सीजीएल भी दिया है। उसके अलावा मैंने सीडीएस और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का और एफकेट के एग्जाम्स दिए हैं। उससे पहले मैंने एनडीए दिया था, लेकिन एनडीए कभी निकला नहीं था। हमारे पास अगर कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम इधर उधर घूमेंगे। यूट्यूब पे क्या होता है कि होते तो है, लेकिन हमें सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता। हमें इधर उधर जाना पड़ता है, हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, टाइम वेस्ट होता है उसके चक्कर में इधर उधर घूमने में। मेरे जो सीपीओ 2023 वाला एग्जाम था उसमें सिर्फ 8 नंबर आए थे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या एंड आई एम योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज हमारे सामने एक बहुत ही स्पेशल सा स्टूडेंट है जो है प्रियांशु, जिसने एसएससी सीपीओ 2024 क्लियर किया है विद रैंक 10, जो कि छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम प्रियांशु से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रियांशु से उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। ये कुछ चीज़ें पूछेंगे जो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी जो ये भी डिसाइड करने में डरते हैं कि उन्हें एग्जाम कौन सा देना है, उन्हें प्रिपरेशन कहाँ से कैसे करनी है, और उनको ये भी डर लगता है कि एक बार हम गलत रास्ते पे चले गए, गलत प्रिपरेशन करने लगे तो वो सही रास्ते पे कैसे आएंगे। ये सब कुछ प्रियांशु यहाँ पे हमारे साथ शेयर करेंगे। तो प्रियांशु, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। ओके मैम, तो मेरा नाम प्रियांशु है मैम। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में की थी, और वो भी बीएससी के साथ। और उससे पहले मैंने अपनी मेरी स्कूलिंग थी आईसीएसई बोर्ड से 12th की, और 10th की थी मेरी हरियाणा बोर्ड से। तो यही है। ठीक है। अच्छा प्रियांशु, आपको क्या लगता है कि आपकी जो फैमिली और आपके पेरेंट्स हैं, इनका क्या रोल रहता है आपकी तैयारी में? मैम, जो फैमिली होती है और खासकर जो पेरेंट्स होते हैं उनका तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो ही आपको सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्टिव पेरेंट्स हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है, आपका मोरल हाई रहता है, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। और किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम हो भी तो वो ही उनको सॉर्ट आउट करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। ठीक है, बहुत सही बात है कही। अगर हमारी फैमिली का, हमारे पेरेंट्स का साथ हमारे साथ होता है ना, तो हमारी जो तैयारी है ना वो हमारे थोड़ी और आसान बन जाती है, क्योंकि हमारे पास कई सारे लोगों का सपोर्ट होता है। राइट। तो अच्छा, अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, तैयारी में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम उनको ये होती है कि जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स ले लीजिए, जीएसजी के, इंग्लिश और रीजनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बड़ा वीक होता है, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, या फिर 1, 2, 3 सब्जेक्ट वीक है, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो क्या ऐसा स्टूडेंट को करना चाहिए कि ये चीज़ें बैलेंस कर पाए? या फिर आपको लगता है, आप अपने बारे में भी मुझे बताना थोड़ा एग्जाम्पल देकर, कि आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग या वीक था तो आपने कैसे बैलेंस आउट किया? एग्जैक्टली मैम, ये मोस्टली सब लोगों के साथ होता ही है। अब मेरे खुद के साथ था कि मेरा जो मैथ्स और रीजनिंग है वो स्टार्टिंग से, मेरी स्कूल टाइम से मैथ्स बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपर लेवल का था, लेकिन हाँ मेरा बहुत ठीक था। और उसके साथ साथ के मैथ्स अगर किसी का ठीक हो तो उसकी रीजनिंग भी ठीक होती है, तो मेरी रीजनिंग और मैथ्स दोनों ठीक थे। इंग्लिश में भी मैं ठीक था, क्योंकि बेसिक एजुकेशन मेरी ठीक थी। उसके अलावा मुझे जीके में प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि मेरे जो सीपीओ 2023 वाला एग्जाम था उसमें सिर्फ 8 नंबर आए थे। तो मैंने फोकस किया कि मेरी कहाँ गलती है। सबसे पहले तो सिलेबस कवर करना। सिलेबस की एक वो होती है ना डायरेक्शन में, कि हमें सही डायरेक्शन अगर देने वाला कोई मिल जाए तो हमें मेंटोर की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम ऐसे है कि कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाए तो उससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें सबसे पहले तो एक अगर मेंटोर मिल जाए जिसे नॉलेज है, या हमारा कोई सीनियर है जो ऑलरेडी लगा हुआ है या जिसको काफ़ी टाइम हो गया, तो उससे अगर डायरेक्शन ले तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा मेहनत तो अपनी है ही, तो वही सब करना पड़ता है। बहुत सही बात कही प्रियांशु ने, कि अगर अच्छा हमें एक गाइडेंस अच्छी मिल जाए, अच्छी मेंटोरशिप मिल जाए, अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए ना, तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग या कोई सब्जेक्ट वीक हो, आप एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली निकाल सकते हैं। राइट। तो अगर बात आ ही गई है स्टडी मटेरियल की, तो मुझे लगता है आपने सुपर पास लाइव या सुपर कोचिंग, उस समय तो सुपर कोचिंग होगा, आपने सुपर कोचिंग से तैयारी करी है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि एक अच्छा अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल हो जाए तो मतलब कैसे स्टूडेंट सिर्फ उतना ही पढ़कर एग्जाम क्लियर कर सकता है? जी मैम, अच्छा स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना हमारे पास अगर कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम इधर उधर घूमेंगे। यूट्यूब पे क्या होता है कि होते तो है, लेकिन हमें सब कुछ एक साथ नहीं मिल पाता, हमें इधर उधर जाना पड़ता है, हमें हमारा 100% सिलेबस नहीं कवर हो पाता। अगर वो हमें मिल जाए एक जगह, जैसे मैंने हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, टाइम वेस्ट होता है उसके चक्कर में इधर उधर घूमने में। और फिर मैंने खुद किया था सुपर कोचिंग से, तो उसे मुझे सारा एक ही जगह मिल गया था, तो उससे मेरी तो बहुत ईजी हो गई थी। बहुत सही चीज़ है ये। तो आप, अच्छा एक बात और है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं ना कि तैयारी तो चलिए कर ली, सब कुछ पढ़ लिया, जब मॉक टेस्ट की बात आती है तो वो मॉक टेस्ट तब लगाने बैठते हैं जब पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है प्रियांशु, आपने कब लगाए थे मॉक टेस्ट?
मैम मैंने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने किए थे रीजनिंग के तो मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया कि रोज के कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, सोल्व तो हो जाते हैं, लेकिन वो टाइमिंग का फर्क होता है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं सेक्शन लेके बैठता था, जैसे सीपीओ में 40 मिनट मिलती है, 35 से 40 मिनट मिलती है, तो मेरे ऐसे होते थे ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30। लेकिन जब मैं उनको पोज करके मॉक खत्म होने के बाद फिर से करता था तो मैं सारे अटेम्प्ट कर लेता था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए, मैंने पूरे सीपीओ के CHSL CGL जितने भी थे सेक्शन मॉक सारे खत्म कर दिए थे। तो मेरा ऐसे ही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगती थी, वो सारे क्वेश्चंस लगभग सोल्व हो जाते थे। ऐसे ही मैथ्स का ऐसा था कि एक टॉपिक खत्म किया, उसके जो चैप्टर टेस्ट थे टेक्स्ट बुक पे वो लगाने स्टार्ट किए, उसके बाद सेक्शन लगाने स्टार्ट किए। वही था कि जो आते थे वो लगाओ, जो नहीं आते, जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है उनको छोड़ दो। और फिर ऐसे ही इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही है, क्योंकि सिलेबस का तो ऐसा है कि सिलेबस तो खत्म होने से रहा, वो तो खत्म हो नहीं सकता। स्टूडेंट को यही लगता रहेगा लास्ट मोमेंट तक कि ये तो खत्म ही नहीं होगा। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे मैथ्स हो गया और इंग्लिश, तो चलो उसमें तो वो कैब का तो ऐसा होता है कि कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो जीएस होती है, जीएस का कहाँ तक करे, उसमें तो कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है, और खासकर करंट अफेयर हो गए। तो मॉक टेस्ट तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने चाहिए। सही है। अभी आपकी ये बात सुनकर मुझे एक चीज और ध्यान में आ रही है कि अगर सीपीओ में रैंक 10 आपकी आई है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में ये एग्जाम क्लियर किया है, और दूसरी चीज के अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं? मैम मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था सीपीओ का। सीपीओ के अलावा मैंने CGL भी दिया है, उसके अलावा मैंने CDS और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का और FCAT के एग्जाम्स दिए हैं। उससे पहले मैंने NDA दिया था, लेकिन NDA कभी निकला नहीं था। और सबसे पहले तो मैम NDA के बाद मैंने दिया था 12th के बाद नेवी SSR का, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे और जो फ्रेंड्स थे वो सब बोलते थे कि तुझमें पोटेंशियल है, तुझे NDA करना चाहिए, तो ऑफिसर्स जा। तो मैंने NDA किया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद कि हाँ ठीक है मेरा, क्योंकि मुझे मेरा फोकस उस पर था कि मुझे एयरफोर्स में पायलट जाना था, लेकिन उसमें शायद मेरी किस्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने 5 बार SSB भी दी थी, CDS के थ्रू भी गया, कोस्ट गार्ड, NCC डायरेक्ट एंट्री, FCAT सारी SSB ट्राई कर ली, तो कभी स्क्रीन आउट कभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ नहीं उसमें। फिर मैंने CGL भी दिया, उसमें ऐसे ही था कि इस बार वाले CGL में जैसे मेरे 330 नंबर थे और 335 पे कट ऑफ थी, तो किस्मत में CPO ही लिखा हुआ था, SI इन दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था। वो कहते हैं ना समटाइम्स गॉड्स प्लान इज बेटर। रैंक 10 ऑल ओवर इंडिया आपकी आनी थी, मे बी तभी इधर उधर से आपका नहीं हो रहा था सिलेक्शन। खैर फिलहाल रैंक 10 आना बहुत बड़ी बात है, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और आप मुझे ये बताइए कि अब इसके बाद रैंक 10 आ जाने के बाद, नौकरी मिल जाने के बाद, अब कोई एग्जाम देंगे आप? अब मैम CGL का ही देना है, क्योंकि अब सब इंस्पेक्टर है, उसमें डायरेक्ट इंस्पेक्टर लगेंगे, और उसमें वर्क कल्चर भी ठीक है थोड़ा, क्योंकि इसमें तो ऐसा ही है कि पुलिस की जो 24 आवर्स की होती है, ना छुट्टी का पता ना कुछ पता, उसमें थोड़ी बैलेंस्ड लाइफ रहती है, इसलिए मैम CGL का देखता हूँ। अच्छा, एक एडवाइस स्टूडेंट्स को दीजिए जो तैयारी मल्टीपल एग्जाम्स की करते हैं और जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, CPO भी देना है, CGL भी देना है, CHSL भी देना है, क्या करें? तो उनके लिए कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं ऐसा ही होता है कि उनमें सिर्फ पैटर्न अलग होता है, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं, जो अंदर का मटेरियल होता है वो सब सेम ही है, क्योंकि वो 4 सब्जेक्ट ही आने हैं। तो सब में वही है कि अपनी किसी एक एग्जाम की पर्टिकुलर प्रिपरेशन करो, और उसको सिर्फ पैटर्न के हिसाब से, अगर आप CGL की कर रहे हो तो CGL पे ही मेन फोकस रखो, और आपका CPO का एग्जाम आ रहा है तो CPO के एग्जाम से पहले CPO के आप मॉक लगाओ, ताकि उसके पैटर्न से आप फेमिलियर हो जाओ और आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। वैसे तो कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फर्क उसमें पड़ता है जैसे आप SSC की भी कर रहे हो और बैंकिंग की भी कर रहे हो, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, तब थोड़ा प्रॉब्लम होती है। True that. वैसे अब आपने हम सबको, पूरी टेक्स्ट बुक फैमिली को, हम सारे फैकल्टीज को बहुत प्राउड फील करा दिया है, एंड कहने की बात नहीं है कि आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड और बहुत खुश होंगे आपके लिए। तो आप मुझे बताइए कि अपनी पहली सैलरी से आप क्या लेने वाले हैं अपने पेरेंट्स के लिए? मैम पहली सैलरी से तो मैंने सोचा हुआ है कि पहले तो अपने भाई के लिए क्लोथ्स वगैरह, मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए भी कपड़े वगैरह लेने हैं, फिर उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं जो उनको चाहिए, मतलब सरप्राइज ही दूंगा, उनसे तो नहीं पूछूंगा ऑब्वियसली। ये पॉडकास्ट देख ली उनने तब? नहीं देंगे तो हाँ, तो उनको ये थोड़ी ना पता चलेगा मैं क्या सरप्राइज दूंगा उनको। अच्छा, चलिए अच्छा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अब आपकी पॉडकास्ट देखकर वो इन्विजन कर पाएंगे कि अगर इतनी मेहनत करके एग्जाम निकल जाए ना, तो मतलब क्या कुछ पॉसिबल है। ये जो चीजें बच्चा बैठ के सिर्फ सोचता है कि ऐसा करेंगे हम, फर्स्ट सैलरी से ऐसा करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में भी ये सब चीजें आप करते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके प्रियांशु,
और ऐसे ही अच्छा करिए। बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद है अगर आप सीजल भी देंगे तो सीजल में भी आपकी ऑल ओवर इंडिया शायद 1 2 3 रैंक ही आ जाए। तो आपसे बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, शायद मैं यहाँ बैठ के आपका फिर से एक बार इंटरव्यू ले रही होंगी। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप आपका जो वर्क जर्नी रहे बहुत अच्छी रहे, आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी रहे और आपके सारे ड्रीम्स अपकमिंग ड्रीम्स भी पूरे हो। थैंक यू मैम।